पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में हमने देखा था कि डीटन ने नोगित्सु ने साइल्स को एक इंजेक्शन लगा दिया था जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि साइल्स को दोबारा होश आ गया है और अभी वो नोगित्सु के कंट्रोल से बाहर है, लेकिन नोगित्सु वाली प्रॉब्लम अभी पूरी तरह से टली नहीं है क्योंकि साइल्स तब तक नोगित्सु के कंट्रोल से बाहर है जब तक उसके अंदर वो स्पेशल प्लांट वाला पॉइजन है। जैसे ही उस प्लांट का पॉइजन वेयर ऑफ होगा, नोगित्सु दोबारा साइल्स पर हावी हो जाएगा। यही वजह है कि साइल्स डिसाइड करता है कि वो अगले 72 आवर्स के लिए आइकन हाउस में एडमिट हो जाएगा, जो कि एक मेंटल अजाइलम है। इसीलिए साइल्स के कहने पर शेरिफ उसको आइकन हाउस लेकर आ जाते हैं। जब स्कॉट को ये बात पता चलती है तब वो भी वहाँ पर आ जाता है। वो साइल्स के इस डिसीजन को लेके थोड़ा परेशान है क्योंकि विलियम बैरो भी आइकन हाउस में ही एडमिटेड था। इससे स्कॉट को लगता है कि वो मेंटल असाइलम साइल्स के लिए सही जगह नहीं है। फायदा होने की बजाय कहीं साइल्स को नुकसान न हो जाए। वो साइल्स को बताता है कि डीटन और क्रिस कोई परमानेंट क्योर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो नोगित्सु साइल्स के अंदर से बाहर निकल जाए। साइल्स कहता है कि बाय चांस अगर कोई क्योर नहीं मिला तो स्कॉट को ये मेक श्योर करना होगा कि साइल्स आइकन हाउस से कभी बाहर ना निकल पाए। साइल्स नहीं चाहता कि वो दोबारा नोगित्सु के कंट्रोल में आके अपने दोस्तों या किसी और को कोई नुकसान पहुंचाए। शेरिफ स्कॉट को बताते हैं कि साइल्स के MRI स्कैन रिजल्ट्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उसकी माँ क्लॉडिया के थे। इसलिए शेरिफ एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से साइल्स का केस डिस्कस करने के लिए लॉस एंजलिस जा रहे हैं और साइल्स ने डिसाइड किया है कि तब तक वो आइकन हाउस में ही रहेगा। इसके बाद जब शेरिफ और साइल्स आइकन हाउस के अंदर जाते हैं और वहाँ के हालात देखते हैं तो शेरिफ भी अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं और साइल्स को वहाँ एडमिट करने से मना कर देते हैं, लेकिन साइल्स अपने डिसीजन पर अड़ा रहता है और उस फैसिलिटी में एडमिट हो जाता है। जब एक स्टाफ की बंदी साइल्स को उस फैसिलिटी के अंदर ले जाती है तो साइल्स को वहाँ मलिया भी दिखती है, यानी कि वो भी उसी फैसिलिटी में एडमिटेड है। फिर साइल्स देखता है कि उस फैसिलिटी के अंदर एक पेशेंट खुद को फांसी लगा के मर जाता है। ऊपर से वहाँ के लोग और स्टाफ ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि ये बहुत ही नॉर्मल बात हो। ये देख के साइल्स डर जाता है और उसको वहाँ नोगित्सु की परछाई भी दिखती है। वहीं दूसरी ओर क्रिस आर्जेंट डीटन से फोन पर साइल्स और नोगित्सु के बारे में बात करते हैं। हमें पता चलता है कि वो क्रिस आर्जेंट ही थे जिसने डीटन को याकुजा बॉस के घर और गार्डन के बारे में बताया था जहाँ डीमन वॉरियर्स ने एक नोगित्सु को मारा था। एलिसन और स्कॉट भी डीटन के साथ एनिमल क्लिनिक पर होते हैं और डीटन और क्रिस की कॉन्वर्सेशन सुन रहे होते हैं। डीटन कहता है कि उनके सामने अभी दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहली ये कि वो लाइकन प्लांट जो उसने नोगित्सु को पॉइजन करने के लिए साइल्स की बॉडी में इंजेक्ट किया है उसका असर बस कुछ ही दिनों तक रहेगा। क्रिस कहते हैं कि जब तक वो पॉइजन अपना काम कर रहा है डीमन वॉरियर्स भी साइल्स के पीछे नहीं जाएंगे। तभी डीटन बताता है कि आइकन हाउस के पीछे एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है और अगर डीमन वॉरियर्स वहां गए तो शायद मारे जाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एक तरीका है जिससे नोगित्सु को साइल्स की बॉडी से निकाला जा सकता है, लेकिन इस प्रोसेस को करने का तरीका एक जापानीज स्क्रोल पर लिखा है और क्रिस ने अपने जापानीज कॉन्टैक्ट से पता लगाया है कि वो स्क्रोल कताशी के वेयरवुल्फ बॉडीगार्ड ने कताशी के लिए खरीदा था, लेकिन अब वो स्क्रोल कहाँ है ये किसी को नहीं पता है क्योंकि कताशी को तो नोगित्सु ने ऑलरेडी मार दिया है। एलिसन को लगता है कि हो सकता है कि वो स्क्रोल कताशी की फेक सिल्वर फिंगर में हो क्योंकि कताशी बहुत ही पैरानॉइड था और अगर उसने वो स्क्रोल खरीदा होगा तो वो स्क्रोल को हमेशा अपने पास ही रखता होगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो सुसाइड इंसिडेंट देखने के बाद साइल्स बहुत डर जाता है और हॉस्पिटल स्टाफ से फोन मांगता है क्योंकि उसको एक अर्जेंट कॉल करनी है, लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ उसको फोन देने या कॉल करने की परमिशन नहीं देते। ऊपर से उसको वार्न भी करते हैं कि अगर साइल्स ज्यादा जिद करेगा तो उसको बांध दिया जाएगा। तभी साइल्स नोटिस करता है कि उसके रूममेट को भी हॉस्पिटल स्टाफ ने बेड से बांधकर रिस्ट्रेन किया हुआ है। उसके रूममेट का नाम ओलिवर होता है। ओलिवर साइल्स को बताता है कि उसने भी उस सुसाइड इंसिडेंट के बारे में सुना है क्योंकि उस हॉस्पिटल को ऐसे बनाया गया है कि वहाँ हर आवाज़ इवेंचुअली गूंजने लगती है और एको करती है, इसलिए उस फैसिलिटी को एको हाउस भी बुलाया जाता है। ये सब सुन के साइल्स और भी डर जाता है और पूरी रात सो नहीं पाता। नेक्स्ट डे ओलिवर साइल्स को उस फैसिलिटी का पूरा टूर देता है और अलग अलग वार्ड्स दिखाता है जहाँ अलग अलग तरह के पेशेंट्स को रखा जाता है।
साइल्स कहता है कि उसको बहुत अर्जेंटली फ़ोन यूज़ करना है क्योंकि उसको कुछ ही घंटों में पता चल गया है कि वो फैसिलिटी साइल्स तो क्या किसी भी पेशेंट के लिए सेफ नहीं है। तभी साइल्स वहाँ एक पे फ़ोन देखता है, लेकिन एक लड़की ऑलरेडी उस फ़ोन को यूज़ कर रही होती है। साइल्स वो फ़ोन यूज़ करने के लिए उस लड़की के पीछे वेट करने लगता है। ऐसा करने पर उसको उस लड़की की बातें सुनाई देती हैं जो कि बहुत ही वियर्ड होती हैं। वो फ़ोन पर कह रही होती है कि उसको उन लोगों को पूरी स्टोरी बतानी ही होगी और उन लोगों में से एक बंदा अभी उसके पीछे ही खड़ा है। साइल्स को समझ नहीं आता कि वो लड़की ऐसे क्यों बात कर रही है। इसके बाद वो लड़की जल्दी से फ़ोन रखती है और वहाँ से चली जाती है। साइल्स के पूछने पर ओलिवर उसको बताता है कि उस लड़की का नाम मेरेडिथ है और वो बहुत ही वियर्ड है। इसके बाद जब कॉल करने के लिए साइल्स फ़ोन उठाता है तो देखता है कि वो फ़ोन डेड है। ओलिवर उसको बताता है कि जब वहाँ कोई सुसाइड होती है तो स्टाफ वाले 24 घंटे के लिए फ़ोन्स बंद कर देते हैं। इसके बाद साइल्स को वहाँ मलिया दोबारा दिखती है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मलिया उसको जोर से पंच कर देती है। ये देख के स्टाफ मेंबर साइल्स और मलिया दोनों को पकड़ लेते हैं। तभी साइल्स को ऐसी फीलिंग आती है कि ये फैसिलिटी शायद वही जगह है जहाँ वो अपने ड्रीम में था, जब वो स्लीप वॉकिंग करके कायोटी वाली गुफा में चला गया था। उसने उस वक्त अपने ड्रीम में जो बेसमेंट देखी थी, शायद वो बेसमेंट इसी फैसिलिटी में है। साइल्स का अंदाज़ा सही है क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि लिडिया को भी उस एपिसोड में ऐसे ही आभास हुआ था कि साइल्स आइकन हाउस में है। उस फैसिलिटी के स्टाफ मेंबर्स साइल्स को रफली ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ मिस मोराल आती है और उनको साइल्स को छोड़ने को कहती हैं। मिस मोराल उस फैसिलिटी में एज अ साइकियाट्रिस्ट काम करती हैं। उनको देख के साइल्स उन्हें अपनी बेसमेंट वाले ड्रीम के बारे में बताता है। क्रिस और डेरिक अभी भी कताशी के मर्डर चार्जेस की वजह से पुलिस स्टेशन में बंद है। क्रिस के कहने पर डेरिक अपनी सुपर हियरिंग से पुलिस ऑफिसर्स की कॉन्वर्सेशन सुनता है तो उनको पता चलता है कि अब वो केस FBI के अंडर है और कताशी की सिल्वर फिंगर और उस केस से रिलेटेड बाकी सभी एविडेंसेस को कुछ घंटों बाद पुलिस स्टेशन से फेडरल लॉकअप में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद क्रिस और डेरिक साइल्स और नोगुत्सुने के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। ये सिचुएशन वैसे ही है जैसे जैक्सन और कैनिमा की थी। डेरिक कहता है कि जैक्सन के केस में तो वो लोग लकी हो गए थे, पर पता नहीं उनका लक इस बार साथ देगा या नहीं। क्रिस डेरिक को एक स्टोरी सुनाते हैं कि एशियन यूरोप में कुछ वॉरियर्स होते थे जिनको बर्सर्कर्स कहते थे। वो वॉरियर्स जब भी युद्ध पर जाते थे तो भालू की खाल पहनकर जाते थे ताकि वो भालू जैसे फिरोशियस बन जाएं। ऐसे जानवर को कॉपी करते करते एक दिन वो लोग जानवर जैसे ही बन गए थे और अपनी ह्यूमैनिटी भूल गए थे। क्रिस एक और किस्सा सुनाते हैं कि कुछ साल पहले उनको एक फैमिली ने अप्रोच किया था जिनका बेटा कुछ और बच्चों के साथ मिलकर कुछ अजीब और गरीब रिचुअल्स करता था जिससे वो एनिमल्स को चैनलाइज करते थे। ऐसा करते करते वो बच्चे सच ही में एनिमल्स की तरह बन गए थे और लोगों को वैसे ही जानवरों की तरह मारने लगे थे। क्रिस बताते हैं कि जब उन्होंने उस बच्चे और उसके दोस्तों को मारा था तो क्रिस को बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं हुआ था। हाँ, अगर क्रिस को साइल्स को मारना पड़ा तो उन्हें गिल्ट फील होगा, लेकिन साइल्स के अंदर छुपे नोगुत्सुने को मारने के लिए कोई गिल्ट फील नहीं होगा। आइकन हाउस में मिस मोराल कुछ पेशेंट्स की ग्रुप थेरेपी क्लास ले रही होती है। साइल्स, ओलिवर और मलिया भी वहाँ पर होते हैं। क्लास के दौरान साइल्स को बार बार जगह जगह नोगुत्सुने दिखने लगता है। तभी मिस मोराल नोटिस करती हैं कि साइल्स की गर्दन पर अजीब सी रेड लाइंस हैं। ये देख के वो क्लास को जल्दी से खत्म कर देती हैं और साइल्स को अपने साथ अपने ऑफिस रूम में ले जाती हैं। मिस मोराल देखती हैं कि साइल्स की कमर पर भी वैसी ही रेड लाइंस हैं। वो साइल्स को बताती हैं कि उन रेड लाइंस की वजह वो लाइकन पॉइजन है जो अभी भी साइल्स की बॉडी के अंदर है। जैसे ही वो लाइंस डिसअपीयर होंगी, नोगुत्सुने दोबारा साइल्स की बॉडी को अपने वश में कर लेगा। वो साइल्स को एक दवाई देती हैं जिससे साइल्स को नींद नहीं आएगी। वो कहती हैं कि जब साइल्स नींद में होता है तो वल्नरेबल होता है और नोगुत्सुने इजीली उसको दोबारा अपने वश में कर लेगा। इसीलिए साइल्स को मेक श्योर करना होगा कि वो सोए नहीं। जितना साइल्स सोएगा उतनी ही जल्दी उस लाइकन पॉइजन का असर साइल्स की बॉडी पर कम होता रहेगा। मिस मोराल साइल्स को वार्न भी करती हैं कि अगर नोगुत्सुने ने दोबारा साइल्स को अपने वश में कर लिया तो मजबूरन मिस मोराल को साइल्स को मारना होगा। ऐसा करने के लिए वो साइल्स की बॉडी में जहर का इंजेक्शन लगा देंगी। इसके बाद साइल्स उस फैसिलिटी की बेसमेंट में जाने की कोशिश करता है। मे बी वहाँ से उसको नोगुत्सुने के बारे में कुछ क्लू मिल पाए, पर बेसमेंट में जाने का डोर लॉक्ड होता है। ओलिवर साइल्स को बताता है कि उस लॉक की चाबी सीनियर स्टाफ मेंबर ब्रुंस्की के पास है। अगर साइल्स को वो चाबी चाहिए तो उसको ब्रुंस्की को ट्रिक करना होगा। स्कॉट, ईथन, एडन, एलिसन और लिडिया एक साथ इकट्ठा होते हैं और प्लान बनाते हैं
कि वो कैसे कताशी की सिल्वर फिंगर को फेडरल एजेंट से चोरी करेंगे। आइकन हाउस में साल्स की मुलाकात दोबारा मलया से हो जाती है। मलया उसको बताती है कि जब से वो दोबारा ह्यूमन बनी है उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। उसको इतने साल बाद ह्यूमन लाइफ में एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही है और ये भी समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने पिता को किस मुंह से बताए कि उसकी माँ और बहन के एक्सीडेंट का कारण मलया ही थी। साल्स और उसके दोस्तों ने मलया को दोबारा ह्यूमन बना के एहसान नहीं किया बल्कि उसका नुकसान ही किया है और इसलिए मलया ने साल्स को पंच किया था। मलया कहती है कि वो दोबारा कायोटी बनना चाहती है। साल्स उसको बताता है कि साल्स किसी ऐसे बंदे को जानता है जो उसको दोबारा कायोटी में शिफ्ट करना सिखा सकता है, लेकिन पहले मलया को भी साल्स की हेल्प करनी होगी और उसको बेसमेंट के लॉक की चाबी लाके देनी होगी। वो लोग एक प्लान बनाते हैं और मलया और ओलिवर जानबूझ के फेक फाइटिंग करने लगते हैं। जब ब्रुंस्की उनकी फाइट रोकने आता है तो मलया चुपके से उससे कीज चुरा के साल्स को दे देती है। इसके बाद साल्स बेसमेंट के लॉक को खोलने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी चाबी उस लॉक की नहीं होती। तभी ब्रुंस्की वहां आ जाता है और साल्स को पकड़ लेता है। वो साल्स को एक रूम में लॉक कर देता है और उसको नींद का इंजेक्शन भी लगा देता है। कीरा स्कॉट से मिलने उसके घर जाती है और उसको हेल्प ऑफर करती है। वो अपने साथ अपनी तलवार भी लेके आई है जिसकी वो काफी दिनों से प्रैक्टिस भी कर रही है। स्कॉट पहले तो कीरा को मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से कीरा को कोई चोट पहुंचे, लेकिन कीरा इंसिस्ट करती है तो स्कॉट मान जाता है। साल्स को एक सपना आता है जिसमें वो एक लॉकर में बंद है और जोर से चीख रहा है कि कोई उसको बाहर निकालो। तभी उसको बाहर नोगिट्सुने दिखता है जो उसकी तरफ चीख के कहता है कि उसको अंदर आने दो। जब साल्स को होश आता है तो वो देखता है कि मलया ने उसके रूम का लॉक तोड़ दिया है। वो कहती है कि अगर वो सही से कॉन्सेंट्रेट करे तो अपनी वेयरवुल्फ पावर्स को यूज कर पाती है। वो साल्स को ये भी बताती है कि बेसमेंट में जाने का एक और सीक्रेट तरीका है और वो एक स्पेशल वार्ड से होके जाता है, वही वार्ड जहाँ वो लोग असली वाले साइकोस को रखते हैं। पुलिस स्टेशन में शेरिफ से मिलने वही मिस्टीरियस स्पेनिश औरत आती है जिसको हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। ये वही औरत है जिसने डेरिक और पीटर को लॉक कर रखा था। क्रिस और उस औरत की बातों से पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं। वो औरत क्रिस को उसकी फैमिली के मॉरल कोड के बारे में याद दिलाती है। क्रिस को लगता है कि शायद वो औरत उससे एलिसन के बारे में बात करने आई है, लेकिन जब क्रिस उससे ये क्वेश्चन पूछता है तो वो औरत कुछ नहीं बताती और वहां से चली जाती है। स्कॉट और उसके फ्रेंड्स पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं ताकि वो लोग वहां से कताशी की सिल्वर फिंगर चुरा सकें, लेकिन वहां पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि कताशी के वेयरवुल्फ बॉडीगार्ड ने ऑलरेडी वो सिल्वर फिंगर चुरा ली है क्योंकि उस फिंगर की कीमत ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा है। उस बॉडीगार्ड को भी पता है कि उस सिल्वर फिंगर में वो स्क्रोल है और वो उसी स्क्रोल को ब्लैक मार्केट में बेचना चाहता है। स्कॉट और उसके फ्रेंड्स उस बॉडीगार्ड से लड़ते हैं और उससे वो सिल्वर फिंगर छीन लेते हैं। एडन और ईथन उस बॉडीगार्ड को जान से मारना चाहते हैं ताकि वो आगे कभी उनके पीछे ना आए, लेकिन स्कॉट उनको ऐसा करने से रोकता है। वो कहता है कि वो लोग वहां पर जान बचाने आए हैं, ना कि लेने। आइकन हाउस में साल्स और मलया बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं। वहां साल्स नोटिस करता है कि एक दीवार पर वही जापानीज सिंबल बना है जिसका मतलब है सेल्फ। इसके बाद वो लोग वहां पड़े पेपर्स और बाकी की चीजों को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। उनको नोगिट्सुने के बारे में तो कुछ पता नहीं लगता, लेकिन उस फैसिलिटी के बारे में जरूर कुछ भयानक किस्से पता चलते हैं। साल्स मलया को उसकी नेक और बैक पर बनी रेड लाइंस चेक करने को कहता है। मलया कहती है कि वो लाइंस ऑलमोस्ट फेड हो चुकी हैं। इसके बाद मलया साल्स से उन लाइंस के बारे में पूछती है और साल्स उसको सब कुछ बता देता है। इसके बाद वो दोनों थोड़ा करीब आ जाते हैं एंड दे गेट इंटीमेट। बाद में मलया नोटिस करती है कि वो दीवार जिस पर वो जापानीज सिंबल बना है वो खोखली है। साल्स उस दीवार को एक पाइप मार के तोड़ने लगता है तो उसको उस दीवार के पीछे एक स्केलेटन मिलता है जो कि वैसा ही दिखता है जैसा कि नोगिट्सुने साल्स को दिखता है। उस स्केलेटन की जैकेट में मलया को एक फोटो मिलती है। जब साल्स वो फोटो देखता है तो शॉक हो जाता है और कहता है कि वो उनमें से एक इंसान को जानता है। इसी मोमेंट पर ओलिवर वहां आ जाता है और साल्स और मलया दोनों को ही एक टेजर से शॉक देता है। फिर वो मलया की बॉडी में बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और साल्स और मलया को अलग अलग चेयर से बांध देता है। ओलिवर कहता है कि वो इविल स्पिरिट्स को बाहर निकालेगा। ओलिवर को खांसी होती है और उसके मुंह से कुछ डेड फ्लाइज निकलती हैं, यानी कि ओलिवर भी विलियम बैरो की तरह नोगिट्सुने के माइंड कंट्रोल में है। ओलिवर एक ड्रिलिंग मशीन से मलया के दिमाग में होल करने लगता है। साल्स उसको रुकने को कहता है, तभी उसको वहां नोगिट्सुने दिखता है। वो कहता है कि अगर साल्स उसको दोबारा अपनी बॉडी का कंट्रोल दे देगा तो नोगिट्सुने ओलिवर को मलया को हार्म करने से मना कर देगा। मलया की जान बचाने के लिए साल्स नोगिट्सुने को अपनी बॉडी का कंट्रोल दे देता है।
इसके बाद नोगेट्सुने दोबारा साल्स को अपने वश में कर लेता है और साल्स की बॉडी पर बंधे स्ट्रैप्स तोड़ के फ्री हो जाता है। फिर वो ओलिवर से ड्रिलिंग मशीन लेता है और ओलिवर को मार के बेहोश कर देता है। इसके बाद नोगेट्सुने साल्स मलिया को वैसे ही चेयर से बंधा छोड़ के आइकन हाउस से भाग जाता है। स्कॉट और उसके फ्रेंड्स वो सिल्वर फिंगर डीटन को देते हैं, जिसमें से एक स्क्रोल निकलता है। डीटन बताता है कि उस स्क्रोल में ज्यादा कुछ तो नहीं लिखा है, बस ये लिखा है कि नोगेट्सुने को किसी की बॉडी से निकालने के लिए उस होस्ट की बॉडी को चेंज करना होगा। स्कॉट को लगता है कि इसका मतलब शायद ये है कि होस्ट को वेयरवुल्फ बनाना होगा। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मलिया भी ईकन हाउस से बाहर निकल गई है और स्कॉट को ढूंढ रही है ताकि वो साल्स को ठीक करने में उसके दोस्तों की हेल्प कर पाए। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।